बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है। इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कि 8 फरवरी बहुत करीब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लाडला कंपनी को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, हर तरह की बैसाखी दस्तयाब है, हर तरह की सहूलतकारी दस्तयाब है और मुकम्मल तौर पर पूरे का पूरा फील्ड जो है उनके हवाले कर दिया गया है। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। उनके लिए न सिर्फ ये कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए एक जेल का दर्जा रखती है, बल्कि खौफ व हरास भी फैलाया जा रहा है। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो जेलों में मुक़य्यद है या फिर रूपोश हैं। बहुत सारे कागजात नामजदगी खारिज भी कर दिए गए हैं। जिनके एक्सेप्ट हुए हैं उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है, और जो इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं उनकी लिस्टें बन जाती हैं और लिस्टें बन के फिर उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। और ये मखसूस हलकों में किया जा रहा है। जितने भी लाडला कंपनी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको जितवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। गुजरांवाला, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि गुजरांवाला में खासतौर पे गुजरांवाला फोकस है, लाहौर फोकस है, सियालकोट है, जहां जहां इनके सरकर्दा रहनुमा मौजूद हैं वहां पे फोकस किया हुआ है। और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन ही चलाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि न सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर भी निगरान हुकूमत के दीगर महकमे जो है पंजाब हुकूमत के, उनको भी हिदायत जारी की गई हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस है पीटीआई से मुतालिक, क्योंकि खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं। अवामुन नास जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। पहले तो मैं आपको मुस्लिम लीग नवाज के 2 रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब भी इंटरव्यू दे चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, और उसके बाद फिर जुबैर साहब, फिर शायद फरकान अब्बासी साहब। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बात की है, पहले वो सुन लें कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने हमारा खाना खराब कर दिया। वो कहते हैं कि अपना तो किया लेकिन हमारा भी खाना खराब कर दिया है। और उसके बाद कुछ और वीडियोस आपको सुनवाता हूं जो सॉलिड प्रूफ्स हैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड इलेक्शन का इनकाद किया जा रहा है। पहले सुनिए ख्वाजा साद रफीक साहब को। अपने आप को भी तबाह किया, अपनी पार्टी भी तबाह की, हमारा भी खाना खराब किया, हमारा भी खाना खराब कर दिया। तो दोबारा सुन लें। अपने आप को भी तबाह किया, अपनी पार्टी भी तबाह की, हमारा भी खाना खराब किया। इनको ज्यादा फिक्र है कि हमारा खाना खराब कर दिया है इमरान खान साहब ने। तो बात तो सच है कि खाना तो खराब कर दिया है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को ना घर में जगह है ना बाहर जगह है, और कहीं से भी वो जीत नहीं रही। जो तगड़ी सीटें थीं वो तगड़ी सीटें भी उनके हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही हैं। उसके बाद शायद फरकान अब्बासी साहब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और उनके इख्तलाफात हैं। और वो क्या कहते हैं पनामा पेपर्स के बारे में, जो कहा जाता है कि ये तो एक पनामा पेपर्स फ्रॉड है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंतकाम लिया, गलत फैसला दिया। वो भी जरा सुन लें कि क्या कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये सब लोग बातें करते हैं, मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये जो फ्लैट हैं जो एवन फील्ड वाले हैं, ये उनके वालिद ने लिए थे 1991 या 92 में। उस वक्त सारे जो होते थे कारोबारी आदमी थे वो यही करते थे कि यहाँ पे सिर्फ पैसे देते थे, वहाँ पैसे वो मिल जाते थे। जी, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं था। पूरी पाकिस्तान यही करता था, दुनिया में ऐसे ही होता था। पूरी दुनिया में ऐसा होता था कि पाकिस्तान में पैसे दिए जाते थे किसी को और वो जाके बाहर बैरून मुल्क दे देते थे, तो ये हो जाता था। लेकिन ये जो 91-92 में क्या हुआ था, 91-92 में आई थिंक मोटरवे का जो ठेका था वो दिया गया था, और उसके बाद फिर अचानक मालो माल हो गए थे बहुत सारे लोग और बहुत सारे खानदान। तो इसलिए ये भी एक है इशू है जो कि उसको छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब आते हैं जी, एक और आपको शॉर्ट सुनवाता हूं, उसके बाद फिर आपको पहले जरा शॉर्ट सुनवा दूं, उसके बाद पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ऑडियोज वीडियोज सामने हो, स्टेटमेंट सामने हो, तो आपको भी बात समझने का मौका मिलता है। अब एक और गुफ्तगू सुनिए जी। वोट देगा प्लीज। ये हैं चौधरी सरफराज साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। वो बता रहे हैं कि इस वक्त टिकटें कैसे तकसीम हुई, मुस्लिम लीग नवाज के कर्ता धर्ता कौन है और उनसे वो नाला हैं लोग। ये भी जरा सुनिए जी। उन्हें टिकट वोट देगा प्लीज। मैंने गुजारिश की कि हमें
قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جماعت کا نظریہ اہم ہے یا نظریہ ضرورت اہم ہے. یہ فرق جس دن جماعت کو سمجھ آ جائے گی اور جماعت کے ان لیڈرز کو سمجھ آ جائے گی کہ جو پر امام ہاؤس میں بیٹھ کے راجہ سرفراز اکرم کی کافیاں پی کے فیصلے دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں، جو انوش رحمان کے مشوروں پہ چل رہے ہیں، جس دن ان کو یہ سمجھ آ گئی اس دن یہ جماعت میاں صاحب کے دل، کان اور آنکھوں کے پر پیرے کس نے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے ابھی نام لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن جو انوش رحمان کے مشوروں پہ چل رہے ہیں، جس دن ان کے کانوں تک ورکر کی آواز پہنچ گئی اور ان کو یہ یاد آ گیا کہ انوش رحمان کو کیبنٹ سے میاں صاحب نے کیوں ہٹایا تھا، انہوں نے کون سی ایسی تبدیلی کر دی تھی اسلامی لاء میں، جو آپ کا جو کینڈیڈیٹ کی جو وہ ہوتا ہے حلف نامہ، اس میں نعوذ باللہ انوش رحمان نے جو تبدیلی کی تھی، وہ اگر تبدیلی کرنے والی فیصلے کرے گی، انوش رحمان جیسے لوگ فیصلے کریں گے، یا پھر فیصلے بر امام ہاؤس میں راجہ سرفراز اکرم کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کافی اور پستوں کے ساتھ ہوں گے، تو پھر جماعت کا اللہ وارث ہے. یہ آپ نے سن لیا جی. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں، یہ تو ہے صورتحال. اب یہ مینڈیٹ چوری کرنے کے چکر میں ہے، بار بار مینڈیٹ چوری کرنے کے چکر میں ہے، اور فیاض چوہان صاحب وہ ماؤتھ پیس ہیں، وہ بڑے بوانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنے بھی آزاد ارکان ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن فیاض چوہان صاحب ذرا تھوڑے سے انفارمیشن ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ حکومت بنانی ہے. نہ ہی حکومت نواز شریف صاحب کو ملے گی اور نہ ہی کسی اور کو ملے گی، یہ صرف IPP کو ملے گی. فرماتے کیا ہیں، پہلے وہ سن لیں فیاض چوہان صاحب کو، اس کے بعد پھر اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بھی آپ کو سنواؤں گا. مریم نواز والی بات تو بڑی آبویس نظر آ رہی ہے، وہ کیمپین بھی کر رہی ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہی بنیں گی چیف منسٹر اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نہیں، پھر کون بنے گا؟ علیم خان صاحب، وفاق کے اندر جناب، وفاق کے اندر بھی ابھی چیزیں 50-50 ہیں. اچھا، یہ بھی سن لیں، وفاق کے اندر بھی بلاول زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، تھرڈ کوئی بھی اور ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. اچھا، تو علیم خان صاحب چیف منسٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے پنجاب کے؟ اگر 10 سیٹوں پہ چودھری پرویز لائی صاحب اور 16 سیٹوں پہ منظور بھٹو صاحب بن سکتے ہیں، تو علیم خان صاحب کی قسمت بھی اللہ پاک کی ذات اگر کرم کرے گی تو وہ جاگ جائے گی. وہ تو بڑا مجبوری میں بزدار صاحب کو ہٹا کے بنانا پڑا تھا نا، ابھی فریش مینڈیٹ کے ساتھ کیا مجبوری ہوگی؟ بڑی مجبوریاں آ جاتی ہیں جب آپ کا الیکشن کے بعد نمبر گیم فیزیبل نہ ہو، آسان نہ ہو حکومت بنانے میں، تو پھر یہ ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو یہ امید ہے کہ کم سیٹوں کے ساتھ بھی علیم خان صاحب کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں چیف منسٹر کے، اور مجبوراً جو ہے ان کو بنانا پڑے گا، نون لیگ کو اپنی قربانی دینی پڑے گی سیٹ کی. مطلب دیکھیں، آپ مجھے خود بتائیں، آپ چلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ اینکر ہیں، ایک بڑے ریسپیکٹیبل جناب صحافی ہیں، کیا وزیر اعظم جناب والد صاحب ہوں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہوں، جناب کیبنٹ کے اندر 3 4 5 6 بندے فیملی کے منسٹر، سینئر منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا انہیں کی فیملی میں سے آ جائے، وہ چیز فیزیبل نہیں بنتی نا. تو یہ بتا رہے تھے فیاض چوہان صاحب کہ شریف فیملی میں ایک صدر مملکت ہوں گے، ایک وزیر اعظم ہوں گے، وزیر خارجہ بھی ان کا ہوگا، وزیر خزانہ بھی فیملی کا ہوگا، وزیر اعلیٰ بھی مریم صاحبہ ہوں گی. تو یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں بن نہیں رہا، اس لیے ان کی بات نہیں بنے گی، ان کی دال نہیں گلے گی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دال گل جائے گی. اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ اگر 8-10 سیٹوں والا منظور بھٹو وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب بن سکتے ہیں، تو پھر علیم خان صاحب بھی بن سکتے ہیں. یعنی ان کو ہے کہ شاید 15-20 سیٹیں ہی ہماری ہوں گی، اس سے زیادہ ان کی نہ ہوں. تو 15-20 سیٹیں بھی بہت مشکل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں، کیونکہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں پہ ان کی نظر ہے. اب ذرا آپ کو آزاد امیدواروں کا بھی بتا دیتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے ٹکٹ سبمٹ کروائے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو بلے کا نشان نہیں ملا، لیکن وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہی. وہ خاک بینگن کے نام پہ، بینگن کے نشان پہ جیتے ہیں، یا چارپائی کے نشان پہ جیتے ہیں، جھولے کے نشان پہ جیتے ہیں، کسی بھی نشان پہ جیتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ارکان کہلائیں گے، منتخب ارکان. اور وہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی.
अब जरा सुनिए सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू कि वो क्या कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर साहब भी कह चुके हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा मामला अदालतों में जाएगा। गो के वहां पे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगेन मामला अदालतों में जाएगा। सुनिए सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं। इसीलिए अब वो तमाम के तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो कुरान पाक पर हलफ लेकर अवाम के पास जा रहे हैं कि जनाब हम जीतने के बाद हलफ ये अपने मैंडेट से गद्दारी नहीं करेंगे। सुनिए सलमान अकरम राजा साहब को। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं मुंतखब होने के बाद वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे क्योंकि उनकी हैसियत आजाद मेंबर की होगी। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। देखिए, जिस किसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये कहा कि वो पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का उम्मीदवार है, मैं ये कहता हूं कि वो मुंतखब होकर भी पीटीआई ही का उम्मीदवार रहेगा, उसकी हैसियत आजाद नहीं होगी। और इसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे, अदालत से ही हम फैसला भी लेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम आजाद हैं बिल्कुल गलत है। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर पे लिखा है मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं। मैंने अपना टिकट जो पीटीआई ने जारी किया वो आरओ के पास जमा कराया है। किस तरह कोई मुझे आजाद कह सकता है? लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हम सब उम्मीदवारों को आप सबके सामने पेश होकर कुरान पाक पे हल्फ लेना चाहिए कि हम इमरान खान और पीटीआई के वफादार नहीं। हम किसी लालच में, किसी खौफ में नहीं आएंगे। मुंतखब होने के बाद ऐवान में हम पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी होंगे। और इस बात को दिखाने के लिए, इस बात का इयादा करने के लिए सबसे पहले मैं खुद हल्फ लेता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझसे ये हल्फ ले और हर उम्मीदवार से ये हल्फ ले। इंशाअल्लाह। पीछे हो जाए सर, नहीं ठीक है जी। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूं कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में पीटीआई का वफादार रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान और पीटीआई से मैं गद्दारी करूं, किसी और तरफ जाऊं। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मेरा खुदा ताला की जात के सामने वादा है और वादा है। मैं आप सबकी मदद का तलबदार हूं। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना जी, सलमान अकरम राजा साहब बैरिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमें ये सब करना चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करेंगे। हम हरगिज आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उन्हें मुंतखब होने के बाद भी उसी के डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे और रहने के पाबंद हैं। अब पंजाब में क्या हो रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई थी। अब जरा रेहाना डार साहिबा हैं, उस्मान डार साहब की वालदा हैं, सियालकोट में वो काफी टफ टाइम दे रही हैं। मैच उन्होंने जीता हुआ है और 8 फरवरी को उनके हक में फैसला आने वाला है। लेकिन वहां पे जी अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। रेहाना डायर साहबा ने, वालदा हैं उस्मान डार साहब की, हमारी भी माँ जैसी हैं, वो क्या फरमा रही हैं जरा उनको सुन लें कि सियालकोट में इस वक्त क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम वजीर आला पंजाब मौसम नकवी के लिए है। सियालकोट इस वक्त मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा है। सियालकोट पुलिस जहां रात को घरों में दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों के बच्चों को उठा रहे हैं जो कि पीटीआई के कारकुन हैं, खवातीन के साथ बदतमीजी और धमकियां दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? गुज़श्ता रात को समीउल्लाह कारकुन के घर जाकर तशद्दुद भी किया गया है उनके ऊपर और घर भी तोड़ा गया है। मैं चाहती हूँ वज़ीर आला पंजाब आप नोटिस ले। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं पुलिस की खवातीन के साथ बदसलूकी के पुलिस खवातीन के साथ क्या कर रही है। ये है सूरत हाल और ये पंजाब भर में है और ये क्रेडिट जाता है पंजाब पुलिस को और नकवी गवर्नमेंट को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।